नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कल की तरह कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। उसी श्रृंखला में हम 16वें सवाल से शुरू करेंगे। तो चलिए ये हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डीएनए स्ट्रक्चर इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ट्रिपल स्ट्रैंडेड, क्वाड स्ट्रैंडेड या नन ऑफ द अबव। तो इसको ज़रा प्रश्न को समझते हैं, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं पहले। डीएनए संरचना क्या है, बाकी ऑप्शन जो दिए हैं वो लगभग सही। ये डीएनए होता क्या है, डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए जो है, हम लोगों ने कल भी बात की थी इस बारे में कि जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है, न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर, जो कि उस सेल के बारे में उसकी सारी जानकारी कि वो सेल कितना बड़ा होगा, उसके अंदर कौन कौन सी उस कोशिका के अंदर कौन कौन सी कोशिकांग होंगे, इस बारे में जानकारी जो है वो जब भी जो सेल है उसके बारे में सारी जानकारी डीएनए पर अंकित होती है। जब ये सेल आगे चलकर विभाजित होता है, एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ये आगे चल के जब रिप्रोड्यूस करेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो इसमें नाभिक होगा, इसमें भी नाभिक होगा, इसमें भी नाभिक होगा। तो इस नाभिक के अंदर जो डीएनए होगा वो पूर्ण तरीके से इन दोनों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में बिल्कुल सेम या सिमिलर जो है होगा, और ये दोनों आपस में कहलाएंगी दो बहनें या डॉटर सेल्स बोलते हैं, जो कि हूबहू जो पहला वाला सेल है उसकी नकल होंगे। तो ये सारी जो जानकारी है ये डीएनए के माध्यम से इन दोनों में आगे पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब डीएनए पे और बात करें। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, और ये आपस में इस तरह जुड़ा रहता है। ये जुड़ता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये दो लड़ियां हैं, एक ये लड़ी है और एक ये लड़ी है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो क्योंकि इसमें दो लड़ियां हैं तो ये होगा डबल स्टैंडर्ड, ये बी हो जाएगा इधर, है ना। अब ये जो मॉडल है इसका कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, इसको दिया था वाटसन और क्रिक ने। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। इसको यहाँ से हटा देते हैं, लिख पाएंगे। वाटसन और दूसरे थे क्रिक। ठीक है, तो इन लोगों ने दिया था। अब इसमें डीएनए में हम थोड़ी बात और करते हैं आगे बढ़ने से पहले। जो है डीएनए में, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। आप ये जो अभी बनाया है मैंने एक रफ डायग्राम, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये डबल स्टैंडर्ड है, और इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, डी से डीएनए, डी से डबल। हालांकि डीएनए का फुल फॉर्म डबल नहीं होता, बट आप इन दोनों को याद रखने के माध्यम से याद रख सकते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डी से शुरू होगा तो डबल होगा। ठीक है, अब इसमें आपस में जो जुड़ रहे हैं, इसमें चार तरह के शुगर्स पाई जाती हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं। ए जी टी सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। विस्तार में बता दे रहे हैं आगे, डीएनए से जो भी रिलेटेड सवाल आएंगे उसमें आपको फिर आसानी होगी। तो यहाँ हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, किसने इसको दिया था स्ट्रक्चर को वो बात कर ली, डीएनए कहाँ होता है इस बारे में बात कर ली। अब एक शुगर और है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये मैंने छोटी छोटी रेखाएं बनाई हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए। जो स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, रेखाएं बीच में है, ये ए जी टी सी। अब ये ए जी टी सी क्या है?
AGTC शुगर है एक तरह की, और A फॉर होता है एडिनाइन, G से होता है गुनाइन, T से थाइमीन और C से साइटोजाइन। इसको याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार ये जुड़े होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा है। जो A होता है वो हमेशा G से जुड़ेगा, जो T होगा वो हमेशा C से जुड़ेगा, A T से नहीं जुड़ेगा, G T से नहीं जुड़ेगा। ये इस प्रकार से हैं, ये बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, A फॉर एडिनाइन, G फॉर गुनाइन, T फॉर थाइमीन और C फॉर साइटोजाइन। ये आपस में T मतलब थाइमीन और साइटोजाइन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वहीं एडिनाइन और गुनाइन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये DNA के बारे में एक छोटी सी जो जानकारी थी वो समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका आंसर मैंने बता ही दिया था प्रश्न की शुरुआत में ही कि इसका आंसर B होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। 17वां प्रश्न आपसे कह रहा है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्तावन किसने दिया था। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। पहले दिए हुए हैं सटन, दूसरे दिए हुए हैं बोवेरी, तीसरे हैं कॉरेंस, चौथे में दो वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, वॉटसन और क्रिक। तो इसको जो देने वाले दो वैज्ञानिक हैं वो एक तो सुटन है और एक बोवेरिक है। तो इसका आंसर तो पहले लगा लेते हैं, मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि A और B दोनों सही है, तो इसको E लगा लेते हैं। अब बाकी ज़रा ऑप्शनों पर चर्चा कर लेते हैं। जो वॉटसन और क्रिक है, इसका अभी हमने पीछे वाले जो प्रश्न था उसमें इसके बारे में हम लोगों ने DNA में चर्चा की थी कि जो DNA का डबल हेलिकल मॉडल है या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं DNA का मॉडल कब दिया था उस बारे में बता रहा हूँ, वो पीछे बताना रह गया था, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कि 1953 में वॉटसन और क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर दिया था, जबकि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है या वंशानुक्रम के गुणसूत्र का जो सिद्धांत है वो सुटन और बोवेरी, ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक साथ काम करके इसको ढूंढा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, या मनुष्य में कितने ऑटोजोम मौजूद होते हैं। अब अगर आप लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा हो तो जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। जोड़े से मतलब है कि 23 जोड़े या फिर 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपस में बीच में ये सेंट्रोमर हो गया, इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ ये जो पत्ती नुमा आकार संरचना बनी हुई है, इसी के ऊपर DNA रहता है, जिसकी अभी हम पीछे बात कर रहे थे। तो हर मनुष्य का जो सेल होता है, सेल के अंदर जो नाभिकी होती है उसमें ये 23 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 प्रकार के, माफ़ी चाहूँगा, 23 पेयर पाए जाते हैं, प्रकार 2 होते हैं। ठीक है, और 23 जोड़े का मतलब हो गया 46। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे ऑटोजोम के बारे में। तो 2 प्रकार के इसमें जो है क्रोमोसोम होते हैं 23 में। 22 जोड़े जो हैं वो ऑटोजोम के होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो ये डिसाइड करता है, जो ये बताता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो फिर जो है 2 प्रकार के होते हैं, जो ये बताता है कि जो बच्चा है जो जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, पहले ऑटोसोम के बारे में देख लेते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 23 पेयर होते हैं
46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। मतलब कुल मिला के 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक जोड़ा है ना, तो ये 2 हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर तो 22 हो गया। अब थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम पे और विस्तार से बात करते हुए, जिससे आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा कि क्या फ़र्क होता है मूलतः ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में। तो पहले हम ऑटोसोम की बात कर लेते हैं। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होता है ये बिल्कुल देखने में एक जैसे होते हैं। मतलब 22 के 22 जोड़े जो हैं या 44 क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। और जब अभी जैसे हमने बात की थी, जब सेल डिवीज़न होता है या सेल 2 भागों में आगे बढ़ता है, ठीक है, 2 सेल ये बन गए अलग अलग, जिनको हम 2 बहनें या डॉटर सेल कह सकते हैं। इससे एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो इन दोनों ही सेल में अगर पहले वाला जो सेल जो ये जिससे बना है उसमें अगर 44 क्रोमोसोम थे ऑटोसोम, तो इन दोनों में भी 44 होंगे और जो कि पूरी तरह एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ऑटोसोम का मतलब ये एक जैसा होना, ठीक है। अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग क्रोमोसोम की मात्रा रहती है। जिस प्रकार इंसानों में ये 23 क्रोमोसोम के जोड़े रहते हैं, अगर वहीं बिल्ली होगी तो कुछ उसमें फ़र्क होगा, घोड़ा होगा तो उसमें कुछ फ़र्क होगा, अलग अलग जानवरों में चिंपांजी होगा उसमें अलग संख्या होगी। तो इस हिसाब से फ़र्क रहता है। अब थोड़ा एक क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम था जिसका एक जोड़ा रहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑटोसोम में हमने देखा कि जो जोड़ा है वो दोनों में ही एक जैसा है। मतलब एक क्रोमोसोम जैसा हमने बनाया था कि एक क्रोमोसोम ऐसा होगा और दूसरा भी ऐसा ही होगा, वो जोड़ा कहलाएगा। बट जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है इसमें क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। अब इसकी खासियत ये है कि जब आगे सेल बनेगा, ठीक है, तो एक्स माता से आया और एक एक्स पिता से आया, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम बनेगा ये पुत्री का निर्माण होगा, या मतलब लड़की जन्म लेगी। और अगर पिता से वाई आया और माता से एक्स आया तो ये लड़का होगा। तो उससे हमें 2 बातें समझ में आई कि जो महिला होती है उसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक्स और एक्स। वहीं जो पुरुष होता है उसके सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब भी एक्स और वाई मिलेंगे तो लड़का संतान उत्पन्न होगी और एक्स मिलेंगे तो लड़की उत्पन्न होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें हम एक चीज़ और दे सकते हैं कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण पिता करेगा, ना कि माता। जैसे ही हमारे पुराने गांव में अवधारणा है कि जो माता है वो जो है बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी जो लिंग है उसको माता निर्धारित करती है, ये पूर्णतः गलत है। जो पुरुष होता है उसका ये जो भिन्न प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई, ये निर्धारण करता है कि आने वाला जो बच्चा है वो पुरुष होगा या महिला होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि कौन जो है सेक्स डिसाइड करता है या निर्धारण कौन करता है, तो पुरुष करता है। हालांकि इस सवाल पे हमने काफ़ी चर्चा कर ली, आगे बढ़कर इसका आंसर बी हो जाएगा, 22 जोड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 19 पर आ गए हम लोग। सवाल नंबर 19 आपसे कह रहा है, हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसा कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी कि जो है मनुष्य में 23 क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक जो है ये सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, जो कि या इस प्रकार कह सकते हैं कि 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली कि एक्स और वाई, तो 2 सेक्स क्रोमोसोम कह लें या एक पेयर कह लें, दोनों एक ही बात है, जोड़ा है।
तो यहाँ ये क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, एक जोड़ी। ठीक है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। जोड़ी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं। जो परीक्षा में कई बार क्या होता है, वो ये भी पूछ सकता है कितनी जोड़ी मौजूद होती है, वो ये भी पूछ सकता है कि कितने जो है सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ वो दिया होगा कि जोड़े, ऑप्शन में जोड़े पूछ रहा है कि गिनती पूछ रहा है। तो ध्यान रख के सवाल को एग्जाम में देखिएगा। कई बार जल्दबाजी में गलती कर देने की वजह से आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो देख के लगाइएगा इसको। 68 बीपीएससी और 67 बीपीएससी जिसका भी हाल ही में प्री हुआ था, उसको देखते हुए हमारी कोचिंग ने मेंस टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी है 2 अक्टूबर से, जिसमें आपको जीएस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ 1 अक्टूबर से ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है। सब्जेक्ट है उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, और इसमें 20 टेस्ट पे डिस्कशन कराए जाएंगे। और जानकारी के लिए ये जो नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न बहुत बढ़िया है कि क्या पूछा जा रहा है कि जो कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसके परिणाम स्वरूप युग्म या सेक्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। या आप में इसमें ना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको इस सवाल में। तो आपसे पूछा जा रहा है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है मीटियोसिस, बी ऑप्शन कह रहा है आपसे मियोसिस, मायोसिस, एमीटियोसिस या नन ऑफ द अबव। तो इसमें ये चारों ही जो ऑप्शन हैं, अगर हम ई को छोड़ते तो आपस में बड़ा घुमाने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब, जब हम इन चारों को देखते हैं और अगर आपने इसके बारे में जो है बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो परीक्षा में चारों जो दिए हुए ऑप्शंस हैं वो सब एक ही जैसे लगते हैं। थोड़ी विस्तार पूर्वक इनकी हम एक चर्चा कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। उसके बाद समझाने के बाद मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसका सवाल का सही उत्तर दे पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मीटियोसिस क्या होता है। अब दरअसल होता क्या है कि जो सेल है वो 3 तरह से विभाजित होता है। ये देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एमीटियोसिस, मियोसिस और मीटियोसिस। अब होता क्या है कि हम लोग 2 तरह के सेल पढ़ते हैं। एक होता है प्रोकार्योटिक सेल और एक होता है यूकार्योटिक सेल। कल हमने इस बारे में चर्चा की थी, प्रो और यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। कल हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में। आप लोग चाहे तो पिछला वीडियो जो है, इसके पुराने जो क्वेश्चन उनको देख सकते हैं। तो अभी मैं प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक पे ज़्यादा विस्तार से इस क्वेश्चन में चर्चा नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। तो जो मीटियोसिस है उसमें सोमेटिक सेल डिवीज़न होता है। सोमेटिक सेल डिवीज़न, अभी हमने सोमेटिक सेल बताया था कि सोमेटिक सेल क्या होते हैं। 2 प्रकार के सेल हैं, या तो सेक्स सेल होंगे या सोमेटिक सेल होंगे। सोमेटिक सेल जब विभाजित होते हैं तो अपने ही जैसी बिल्कुल जो सेल होंगे वो 2 बहनों का निर्माण करेंगे या 2 डॉटर सेल का निर्माण करेंगे। अगर ये एक मेन सेल है, ये डिवाइड होता है या विभाजित होता है, तो ये 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा जो पहले वाले सेल की हूबहू कॉपी होगी। ठीक है, ये सोमेटिक सेल डिवीज़न किस में होता है? मीटियोसिस। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी पुराने वाले सेल के बराबर होगा। अब चूंकि लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है, केवल 2 सेल बन रहे हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसको हम मीटियोसिस के नाम से जानते हैं, ये 2 सेलों का निर्माण करेगी जो हूबहू अपने माता के जैसे होंगे दिखने में, इसलिए इनको, और आपस में भी एक जैसे होंगे, इसलिए इनको बहनें या डॉटर सेल्स हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अब इस प्रकार का सेल डिवीज़न कहाँ होता है? इस प्रकार का सेल डिवीज़न होता है आपकी मांसपेशी, जो आपका, मान लीजिए आपका हाथ में कहीं चोट लग जाती है, उसको भरने के लिए जो है कुछ समय बाद उसमें खुरन जमने लगती है, या आपके कहीं चोट लग जाती है वो भरने लगता है, तो उस तरह का जो सेल डिवीज़न होता है वो मीटियोसिस होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे मीटियोसिस सेल का, तो आप लोगों ने देखा होगा जो
छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है तो उससे जब दोबारा उसकी पूंछ बनने लगती है, वो मिटियोसिस सेल डिवीज़न का एक प्रक्रिया है। सबसे अच्छी छिपकली की पूंछ में देखने को मिलेगी, आप लोगों ने देखा भी होगा घर में जो छिपकली होती है उसके कई बार पूंछ टूट जाती है, कुछ समय बाद वो दोबारा जनरेट होती है, तो वो मिटियोसिस सेल का एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ऑप्शन बी पे चर्चा करेंगे। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो है, इस प्रक्रिया में सेक्स सेल्स, हमारे शरीर में सेक्स सेल होते हैं जिसमें एक्स और वाई पे अभी हमने चर्चा की थी। एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं सेक्स सेल में। तो जो मियोसिस होता है ये सेक्स सेल में होता है। अब इसमें होता क्या, अभी हमने देखा था कि जब रिप्रोडक्शन के टाइम माता से एक्स आएगा, पिता से वाई आएगा, ठीक है, माता से एक्स आ गया, पिता से और माता से एक्स आ गया, तो ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गया। तो इससे क्या होगा कि माता से आधे आए, आधे पिता से आए, ठीक है, ये वाई जो पिता से आया, ये एक्स माता से आया, यहीं ये एक्स माता से आया है और पिता में भी एक्स वाई था, तो एक वहाँ से आ गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल 21 आपसे कह रहा है, कंसिडर फॉलोइंग अबाउट प्लांट सेल। पादप कोशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला ऑप्शन है, पहले एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है, सेल वॉल इज फाउंड विच इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, क्लोरोफिल इज फाउंड, इट इज लार्जर देन एनिमल सेल, और वैक्यूल इज फाउंड विच इज लार्जर देन एनिमल सेल। अब चारों कथनों पर विचार अगर हम करेंगे तो देखते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती। कल हमने देखा था कि जो आपका पादप कोशिका है और जीव कोशिका है, इसमें क्या होता है कि जो पादप कोशिका है इसमें सेल मेम्ब्रेन एक होती है बाहर, जो इसकी रक्षा करती है सेल की बाहर की चीज़ों से, ठीक है, और उसके बाहर एक और घेरा होता है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो सेल वॉल जो है या कोशिका भित्ति है, ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ठीक है, जो जीव कोशिका है उसमें ये नहीं मिलती है। यह ऐसा हमने कल इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पादप कोशिका है उसमें ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने देखा होगा जो क्लोरोफिल होता है वो पादप कोशिका में होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक तरह का रंग है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, एक तरह का पिगमेंट है जो पादप कोशिका में हरा रंग उसको प्रदान करता है, ठीक है, और जो जीव कोशिका होती है उसमें ये नहीं होता। तो यहाँ से पूछ रहा पादप कोशिका के बारे में, तो उत्तर बी भी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ये जंतु कोशिका से बड़ा होता है। ये बात सही है कि जो आपका पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका या जीव कोशिका के मुकाबले जो उसका साइज है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो और साथ ही साथ ये जो है आपका पादप कोशिका, ये अपना जो आकार है उसमें बदलाव नहीं कर पाती है, जबकि जीव कोशिका है वो अपना आकार बदलती है। आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं वो स्थिर रहते हैं, जबकि जीव जंतु जो जीव हैं वो अपने अंगों को हिला डुला सकते हैं। उसका कारण यही है कि जो कोशिका है वो अपना आकार बदल सकती है, जबकि पादप कोशिका आकार नहीं बदल सकती। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा ठीक। चौथा इसमें ऑप्शन कह रहा है, वैक्यूल इज फाउंड विच इज़ लार्जर देन एनिमल सेल। जो वैक्यूल है वो जंतु कोशिका में बड़ा होता है। इस बारे में कल हमने बात की थी कि जो जीव होता है उसमें वैक्यूल का जो आकार है वो छोटा रहता है और जीव कोशिका भी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, जिसमें जो कोशिका है पादप कोशिका वो अपना खाना और पानी को संजो कर रखती है, और सेल का जो भी या कोशिका में जो भी कार्य होता है,
उसका आगे उसका अपना साइज बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, वो आगे सेल वो जो कोशिका है वो आगे जाके विभाजित होती है, उसमें रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कल हमने पढ़ा था। उन सब कार्य के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो खाने से मिलती है, और एक खाना का जो भंडारण है ये वैक्यूल में किया जाता है। ऑप्शन डी भी सही, ठीक है। तो चूंकि इसके चारों ऑप्शन सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी वन लाइनर करके इसमें से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कंसिडर फॉलोइंग अबाउट एनिमल सेल। तो इसमें पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में देख लेते हैं। इंग्लिश वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, cell can change its shape, centrosome is found which takes part in cell division, vacuole is found but smaller in size than plant cell। अभी हमने पादप कोशिका के बारे में पीछे वाले जो प्रश्न था उसमें बात की थी। यहाँ ये किसकी बात कर रहा है? जीव कोशिका की। तो जीव पशु कोशिका के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए कह रहा है कोई कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती, कोशिका अपना आकार बदल सकती है, सेंट्रोजोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है, वैक्यूल पाई जाती है लेकिन पादप कोशिका से आकार में छोटी होती है। देखिए ये दिए हुए चारों ही ऑप्शन पूरी तरह सही हैं, तो आंसर तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। हम एक एक करके चारों जो इसमें दिए गए कथन है उन पर विचार कर लेते हैं। कोई कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। अभी हमने बात की थी पीछे कि जो पादप कोशिका है उसमें एक पहले सेल मेम्ब्रेन रहती है, यहाँ पर बाहरी थोड़ी मोटी बन गई है, जबकि हालांकि इतनी ये विस्तृत नहीं होती, और इसके बाहर एक सेल वॉल और होती है जो पादप कोशिका को बचाती है। वहीं जो जंतु कोशिका होती है उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि सेल वॉल या कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो ये सही है। दूसरा आपसे कह रहा है कोशिका अपना आकार बदल सकती है। अब चूंकि जो जीव होते हैं वो अपना हाथ पैर को हिला सकते हैं, वहीं जो आपके पेड़ पौधे हैं वो अपना आकार नहीं बदल सकते। उसका कारण है कि जो कोशिका है वो अपना आकार नहीं बदल सकती, किसमें? पेड़ों में या पादप कोशिका। वहीं जो पशु कोशिका है वो अपना आकार बदल सकती है, इसलिए उत्तर बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अभी हमने क्रोमोसोम की बात की थी, तो ये अगर एक क्रोमोसोम है तो ये सेंट्रोसोम के बीच में जो जोड़ के रखता है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है वैक्यूल इज फाउंड बट स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। अब जो वैक्यूल है, अभी हमने जैसे बात की थी कि वैक्यूल जो है वो खाना और पानी के भंडारण में मदद करता है, और ये वैक्यूल जो है ये दोनों ही पशु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही मौजूद होता है, ठीक है। तो गलती मत करिएगा कि जो वैक्यूल है वो केवल जो है पादप में पाया जाता है, दोनों में ही पाया जाता है, परंतु जो पशु कोशिका है उसमें ये जो वैक्यूल है इसका आकार पादप कोशिका के मुकाबले छोटा होता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आपका जो 23वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओवर वायरस। वायरस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि जो सेल ऑर्गेनेली हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेली के बारे में कल हमने बात की थी कि जैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे गाल्गी बॉडीज़ हैं या माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब सेल ऑर्गेनेली हैं या फिर कोशिकांग है, जो कोशिका होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि वायरस में इस प्रकार के जो कोशिकांग है इनका अभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पौधों के अंदर जो वायरस है वो फ्लोएम के माध्यम से संचारित होता है। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जानवरों के अंदर रक्त के माध्यम से इसका संचारण होता है। वहीं चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि उनके पास सजीव और निर्जीव दोनों के गुण।
तो पहले इसका सही उत्तर लगा लेते हैं। इसका ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, हम ज़रा इस पर विचार करेंगे एक एक करके। सेल ऑर्गेनेली के बारे में मैंने बता दिया कि जो कोशिकांग होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। आपका जो गाल्गी बॉडीज़ हैं या माइटोकॉन्ड्रिया हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ आपके सेल ऑर्गेनेली हैं या कोशिकांग हैं। तो जो वायरस होता है उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, ठीक है। देयर इज़ कंप्लीट लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तो इस हिसाब से ये जो ए है ये सत्य हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि पौधों के अंदर वायरस फ्लोएम के माध्यम से संचारित होता है। अब देख लेते हैं, जो पौधे होते हैं उसमें दो तरह के मुख्य सेल होते हैं। एक होता है फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। अब जो ये फ्लोएम होता है और एक होता है जाइलम, फ्लोएम का काम होता है कि जो जो भी पेड़ है या पौधा है उसकी पत्तियों में जो खाना बन रहा है, क्योंकि खाना बनने का जो काम है पेड़ का, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पत्तियां बनाती हैं। या कुछ केसेस में जो हरे तने होते हैं वो भी खाना बनाते हैं पेड़ को। वहीं जो खाना पत्तियों में बन रहा है तो पूरे पेड़ तक जो पहुंचाने का माध्यम है वो फ्लोएम की तरह होता है। फ्लोएम जो है एक तरह की आप पाइप नुमा आकृति समझ सकते हैं। इस तरह की लंबी लंबी ढांचे होते हैं जिनके बीच में ये खाना पत्तियों से पूरे पेड़ में पहुंचाया जाता है। अब जो खाना पत्तियों में बन रहा है तो वहीं जो है वही खाना आपका जड़ों में भी ज़रूरत होगी, वही चीज़ तनों में भी इस्तेमाल होगी। भाई जड़ भी तो बढ़ेगी, तो जड़ अपना खाना बनाती नहीं, खाना पेड़ का बनेगा पत्तियों में और पूरे पेड़ में उसका संचार फ्लोएम के थ्रू होगा, ठीक है। जो जाइलम होता है ये भी पाइप की तरह होता है। जाइलम का काम होता है कि पेड़ में पानी की आपूर्ति कराना, और पानी जो है वो पेड़ की जड़ें जो है वो मिट्टी से सोखती हैं, तो पानी जड़ों के से सोखा जाएगा और पूरे पेड़ में इसका संचार होगा। तो ये काम जाइलम करेगा, पानी पहुंचाने का, फ्लोएम खाना पहुंचाएगा, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि जो पेड़ है उसके अंदर वायरस जो है वो फ्लोएम के माध्यम से संचारित होता है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। वायरस जो है फ्लोएम के माध्यम से, आपको फ्लोएम और जाइलम थोड़ा थोड़ा हमने बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कि जाइलम और फ्लोएम में मुख्यतः अंतर क्या है। पहला भी सही हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा आपसे कह रहा है कि जानवरों के अंदर रक्त के माध्यम से संचारण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रुधिर या रक्त होता है उसका आकार कुछ ऐसा होता है। मानव शरीर में बीच में इसमें नाभिक ही नहीं पाई जाती, जबकि कुछ जानवर जैसे कि ऊंट हो गया उसके जो सेल है उसमें नाभिकी होती है और उसका आकार भी गोल नहीं होता, जबकि मानव में जो रक्त है, रक्त का जो कोशिका है वो गोल होती है। जो ऊंट होता है उसमें ऐसी लंबी होती है, उसको हम एलिप्टिकल साइज कहते हैं, उसमें बीच में नाभिकी होती है। खैर, तो जिस प्रकार पेड़ और पौधों में ये फ्लोएम के माध्यम से फैल रहा था, वहीं जो मानव शरीर है या कोई भी जानवर है उसमें रक्त से ही खाना और पानी आपके पूरे शरीर में पहुंचता है। तो रक्त के माध्यम से वायरस ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोविड के केस में भी क्या हो रहा था कि आपका जो नाक से आपके जो है कोविड का जो वायरस है आपके जो श्वास प्रणाली है उससे आपके लंग्स में पहुंच रहा था और लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा था, और लंग्स में हवा हमारे ब्लड के साथ या हमारे रुधिर के साथ जो हवा हम ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं अपने फेफड़ों से, वो आपके रक्त के साथ एक्सचेंज होती, ठीक है, या ऑक्सीजन सोख ली जाती है। तो रक्त के माध्यम से संचारण होता है। किसी भी प्रकार का जो वायरस है वो रक्त के माध्यम से ही आपकी पूरी बॉडी को जो है खराब करेगा या पर्टिकुलर किसी जगह पर जाके वो अटैक करेगा। जैसे आपका ज़ुकाम हो गया, ठीक है, वो भी एक तरह के वायरस से होता है। आपका कोविड अभी बड़ा नया केस है, ये भी एक तरह का वायरस है। आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा, वो भी एक वायरस है। तो ये सब जो है ये जाते ये शरीर में किसी भी माध्यम से होंगे पर फैलते रक्त के वजह से, ठीक है। तो ये जो गा है ये भी ठीक हो गया इसका।
ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है कि दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके पास सजीव और निर्जीव दोनों के गुण हैं। अब इसको देख लेते हैं। कल हमने बात की थी कि जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों होता है। अब ये कैसे? एक वायरस तब तक सजीव है जब तक वो किसी होस्ट पर, होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो निर्भर करता है। वायरस के पास अपना खाना पानी बनाने की क्षमता नहीं होती, जिससे पेड़ अपना खाना पानी खुद बनाते हैं। उस प्रकार जो वायरस होता है या पेड़ों के जो सेल हैं वो क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं। उस प्रकार जो वायरस है वो अपना खाना पानी नहीं बना सकता, वो दूसरे पर निर्भर करता है। जिसके ऊपर वो निर्भर करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं इसे। अब ये जो होस्ट होता है, इससे जो वायरस है वो अपना खाना पानी सूखता है। तो हमेशा जो वायरस है वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है। हमेशा से मतलब है 99% केस में वायरस जो है वो नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो जब तक वो अपने होस्ट पर मौजूद है तब तक वो सजीव है, और जब वो अपने होस्ट पर नहीं है या कहीं उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को इस प्रकार से बदल लेता है कि उसके जीवन की जो प्रक्रिया है वो इतनी लगभग शून्य हो जाती है, और जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है ये वापस से जीवित हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो कहा जाता है कि जो आर्कटिक की बर्फ़ है उसके नीचे बहुत पुराने समय के वायरस जो मौजूद हैं, और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्रीन गैसें बढ़ रही हैं और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे वो विषाणु जो हैं वो फैल सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि वो अभी निर्जीव अवस्था में है, पर उनको अनुकूल परिस्थिति अगर मिलेगी तो नई प्रकार के रोग पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए, इसका सही ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम BPSC 68 जो जनवरी में होना है उसके लिए हमारी कोचिंग ने अभी 2 अक्टूबर से GS के टेस्ट और क्लासेस शुरू कर दिए हैं। और आप लोग चाहें तो इसकी जो है जानकारी ज़्यादा आपको प्राप्त करनी हो तो ये नंबर जो नीचे दिया है इस पर आप बात करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि वायरस घटकों की संरचना पर दिए गए विकल्पों में से चुनाव करें। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है: ए प्रोटीन, बी न्यूक्लिक एसिड, सी मोटी बाहरी परत, डी सेल ऑर्गेनेली, और ई एक से अधिक। तो इसको देख लेते हैं। पहला ये कह रहा है कि प्रोटीन। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो वायरस होता है इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। इसको हिंदी में भी कैप्सिड बोलेंगे। तो सी से ये कैप्सिड, साफ लिख देते हैं गंदा, कैप्सिड, CAPSID। कैप्सिड प्रोटीन इसमें वायरस में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा बात कर रहा है न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद रहता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा? तो जो वायरस होता है उसमें 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, DNA और RNA। DNA हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब होता क्या है कि जो वायरस है उसमें या तो DNA होगा या तो RNA होगा। DNA और RNA कभी भी एक साथ किसी एक वायरस में मौजूद नहीं होंगे। कुछ बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं उसमें कई बार DNA मौजूद होता है, और कुछ जो वायरस होते हैं उसमें RNA वायरस होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद होता है, प्रोटीन भी मौजूद होता है, हमने बात कर लिया। अभी कह रहा है कि थिक आउटर लेयर या मोटी बाहरी परत। तो अब जो वायरस है अगर इस तरह का हम मान लें
तो ये जो आउटर लेयर है या मोटी परत है ये बाहर, ये इसलिए मोटी होती है कि वायरस अगर विषम परिस्थिति में है तो वो निर्जीव अवस्था में काफ़ी समय तक टिक सके। साथ ही साथ जब वायरस है वो सजीव अवस्था में भी है तो जो जिस होस्ट के ऊपर वो मौजूद है उसकी एंटीबॉडी आप समझते हैं कि जो शरीर जो गतिरोध पैदा करता है बाहर के वायरस के लिए, उससे वायरस के सेल का बचाव हो सके, इसके लिए एक मोटी बाहरी परत वायरस में मौजूद होती है। तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है सेल ऑर्गेनेली, ये सही नहीं होगा। अभी हमने पीछे बात की थी कि वायरस जो होता है उसमें किसी प्रकार की सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांक नहीं पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ई, क्योंकि चूंकि आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तीन ऑप्शन याद रखिएगा कि प्रोटीन किस प्रकार का है, न्यूक्लिक एसिड कैसा है। कई बार वन लाइनर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वायरस में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है। आपसे ये 25वां सवाल पूछ रहा है, वायरस विच यूज्ड एज वाटर प्रिजर्वेटर इज, जल परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाले विषाणु का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हर्पीज वायरस, स्टरेट वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, ब्लू टंग वायरस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों जो दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, ये वायरस के अलग अलग प्रकार या नाम कह सकते हैं, और ये अलग अलग जो वायरस हैं अलग अलग तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये जो हर्पीज वायरस है, इससे जो गाय होती हैं इसमें एक बीमारी फैलती है जिसको हम हर्पीज के नाम से जानते हैं। और पूछ रहा है वाटर प्रिजर्वेटर या जल परीक्षक के रूप में, तो ऑप्शन ए नहीं होगा हर्पीज। दूसरा कह रहा है स्टरेट वायरस। स्टरेट वायरस जो है इससे एक बीमारी फैलती है जिसको हम लोग जानते हैं रेबीज के नाम से, ये आपने देखा होगा, जो कुत्तों में अक्सर फैल जाती है, जिससे कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसमें भी रेबीज के विषाणु फैल जाते हैं, इसीलिए ये रेबीज के लिए स्टरेट वायरस जिम्मेदार है। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज का सही उत्तर है, बैक्टीरियोफेज के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि जो वायरस है वो एक बैक्टीरिया के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम बी से दिखा लेते हैं, वायरस को वी से दिखा लेते हैं। तो जो वायरस है वो बैक्टीरिया पे हमला कर लेता है और यहाँ बैक्टीरिया जो है वो होस्ट बन जाता है। तो वायरस के लिए जो खाना या ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो अब बैक्टीरिया पूरा करेगा। इस प्रकार का जो बना है बैक्टीरिया वायरस का संगम, इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये पानी को सड़ने से बचाता है, ये वाटर प्रिजर्वेटर की तरह यूज़ होता है। तो कई बार सवाल ये आता है कि गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, गंगा जल के रूप में लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं और उससे सड़ने की बदबू नहीं आती, उसका क्या कारण है? तो उसका सही उत्तर ये है कि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस मौजूद रहता है जो उसको सड़ने से बचाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता, उसके लिए कौन सा जीवाणु जो है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, उसमें चार ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे। तो उसका सही उत्तर बैक्टीरियोफेज होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। और ये जो ब्लू टंग वायरस दिया हुआ है ये भी एक जानवरों की बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ओवर प्रोकार्योटिक सेल। इसमें कुछ आपको प्रोकार्योटिक सेल की जो विशेषता या उनके बारे में बताया हुआ है और आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा उत्तर सही। तो ऑप्शन ए क्या आपसे कह रहा है कि जो प्रोकार्योटिक सेल होता है ये पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता और आदिम तरह का होता है। दूसरा, न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसके चारों तरफ। कल हमने बात की थी कि ये अगर कोशिका है, इसमें नाभिक है, तो इसके बाहर जो एक परत पाई जाती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जो नाभिकी होती है वो भी पूर्ण तरह से विकसित नहीं होती। ठीक है। कोशिकांक अनुपस्थित होती, जो कल हमने बात की थी, पूर्ण तरह से विकसित नहीं होते, कहीं कहीं मौजूद भी नहीं होते। तो कई प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल होते, एक ही प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाए जाते। चौथा, इसमें जो श्वास प्रणाली है वो प्लाज्मा झिल्ली में सीमित होती है। अब ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली। वहीं जो यूकारियोटिक सेल होता है उसमें सेल ऑर्गेनेली मौजूद होती है, कल हमने इसमें बात की थी। तो सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग के थ्रू यूकारियोटिक सेल में श्वास प्रणाली विकसित होती है, जबकि ये आदिम प्रकार का है, अंडर डेवलप्ड है, इसमें अभी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इससे यूकारियोटिक सेल आगे चल के बनेगा, तो इसमें ये पूर्ण तरह से विकसित नहीं होते, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी अभाव होता है। ठीक है। इसमें कोशिकांग भी मौजूद नहीं होते और श्वास प्रणाली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर वाली परत है इसके माध्यम से होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के हिसाब से ये चारों ही ऑप्शन आबासा सारे सही है। तो ये ऑप्शन आपका ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते। 67th बीपीएससी और 68th बीपीएससी के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हमारे यहाँ चालू हो गए हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआई है, फिलोसफी, होम साइंस, सोशोलॉजी पर ये कोर्स उपलब्ध हैं। आप लोग चाहें तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर जो है आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है कि नाभिकीय झिल्ली, नाभिक जो है वो नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो सेल डिवीजन है वो मिटोसिस की प्रक्रिया या मिटोसिस के माध्यम से होता है। अभी हमने पीछे बात की थी कि मिटोसिस क्या होता है। कोशिकांक उपस्थित होते हैं। जो श्वास प्रणाली है, श्वास तंत्र है, वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। चलिए इस बारे में बात करें। जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर हम ये मान लें कि यूकैरियोटिक सेल है ये से नाभिकी, तो ये नाभिकी हो गई। इसको, ये जो बाहर वाली परत है इसको हम जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली के नाम से, और नाभिकी की चारों तरफ जो झिल्ली बनी रहती है उसको हम जानते हैं न्यूक्लियर झिल्ली या नाभिकीय झिल्ली के नाम से। और ये बीच का जो है इसमें अलग अलग प्रकार के आपके कोशिकांग मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये ल्यूकोप्ला जो आपका लाइजोसोम हो गया। ये कल हमने इस बारे में बात की थी कि अलग अलग इनके क्या नाम हैं। तो ये सारे जो हैं ये इसमें मौजूद होते हैं। अब चूंकि नाभिकीय झिल्ली इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो इसको नाभिक को आपके बाकी सेल ऑर्गेनेली से अलग कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ए सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें सेल डिवीजन है वो मिटोसिस से होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें सेल डिवीजन आपका किससे होता है? एमिटोसिस प्रोसेस। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है? कोशिकांक उपस्थित है। हम लोगों ने भी बात कर ली इसमें कि कौन कौन से कोशिकांक इसमें उपस्थित होंगे। ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है कि श्वसन जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। अब कल हमने बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस बोला जाता है। इसका काम होता है कि जो खाना सेल में मौजूद है, वैक्यूल में आया है, उससे ऊर्जा को बनाना। इसी वजह से इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजन सेल में आ रही है उसको खाने को इस्तेमाल करके जो ऊर्जा का बनाने का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन तंत्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूकैरियोटिक सेल में किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। आपका सी ऑप्शन भी सही है, आपका बी ऑप्शन भी सही। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही है। ये अलग अलग करके वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, तो उनको ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका 28वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। 28वां प्रश्न आपसे है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से टूट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है,
वह क्या कहलाता है? तो इसमें हम इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन थ्रू केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। अब अगर हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको एक बार पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन तो आप लगा ही लेंगे एक बार अगर आपको पता चल जाएगा तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है या उसका ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो टोटल एनर्जी है, वो एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो किसी भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है जहाँ पर बायो मतलब जीव और केमिकल मतलब रसायन, तो बायोकेमिकल ये दोनों जब जिस प्रक्रिया में मिल जाती हैं उसको हम बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन होता है तो ऊर्जा बनती है और इस्तेमाल होती है। इस प्रकार की अगर कोई प्रक्रिया है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस प्रकार इसके एग्जाम्पल है जैसे सांस लेना, तो सांस लेने में जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि आपने सांस ली, वो सांस जो है हवा में आपके ऑक्सीजन भी मौजूद है, O2 से हम ऑक्सीजन को दिखाते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, CO2 बाहर छोड़ दी जाती है। यही श्वास प्रणाली में होता है। अब ये जो ऑक्सीजन आ रही है फेफड़ों की मदद से, ये अंदर हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल हो रही है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो एक तरह का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बोला जाता है। ये हर तरह का कोई भी जीव जंतु जो जीवित है उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होना अनिवार्य है। अब इसी मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार हैं, एक एनाबॉलिज्म बोला जाता है, एक कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब एनाबॉलिज्म क्या है? तो एनाबॉलिज्म में जो है दो छोटे छोटे सब्सटेंस, सब छोटे छोटे मतलब समझ सकते हैं कि जैसे शुगर जो होती है वो कई प्रकार की होती है। एक पॉलीसैकेराइड हम लोग पढ़ते हैं, एक डाइसैकेराइड हम पढ़ते हैं, एक मोनोसैकेराइड हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मोनोसैकेराइड है सिंपल सब्सटेंस बोली जाएगी, और पॉली जो है ये पॉली जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोला जाएगा। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो मोनोसैकेराइड है या सिंपल सब्सटेंस है वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का निर्माण करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये एक मोनोसैकेराइड। जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो डाइसैकेराइड बनाएगा या शुगर बनाएगा जिसको हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। और एक आपका जो स्टार्च हो गया वो एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। तो हमने क्या देखा एनाबॉलिज्म में कि दो सिंपल सब्सटेंस जो है मिलके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं। अब ऐसा कहाँ आपने रिएक्शन में देखा है? तो होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, और खाना जो है वो सेल्यूलोज या स्टार्च की फॉर्म में पेड़ पौधों में स्टोर किया जाता है, ठीक है। खाना बनाने का मतलब है कि सूर्य की ऊर्जा को इस्तेमाल करके खाना बनाना। जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं वो खाना बनाना नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप बायो के इसको जीव विज्ञान की नज़र से देखिएगा। वहीं कैटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिज्म का उल्टा है। जो पॉलीसैकेराइड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके विभाजित होके क्या बनाएगी? मोनोसैकेराइड, जो आगे चल के ऊर्जा का निर्माण करेगा। इससे बनेगी क्या? ऊर्जा या एनर्जी। जो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी वो एक तरह का कैटाबॉलिज्म है। और खाना कहाँ बन रहा है पेड़ों में? क्लोरोफिल की मदद से
पत्तियों में जो प्रक्रिया होती है उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अब प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन इनटू केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से टूट जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? कैटाबॉलिज्म। सी, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क होता है। मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। पर जब कैटाबॉलिज्म आपको दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप कैटाबॉलिज्म लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल युक्त वर्णक क्या है? तो आपने सभी ने देखा होगा कि जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में मौजूद होता है। अब ये जो ऑप्शन में दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये अलग अलग प्रकार के पिगमेंट हैं जो पेड़ों में पाए जाते हैं। अब इनकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो पहले हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। अब आपने देखा होगा, अगर आपने कोई पेड़ वगैरह खोदेंगे तो उसकी जड़ जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। तो सफ़ेद रंग जो है इसका मतलब है उसमें कोई रंग मौजूद नहीं है। जहाँ रंग नहीं मौजूद है वहाँ पर जो पिगमेंट मौजूद होता है वो कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वहीं जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो आपने देखा होगा कि आपने पेड़ में कहाँ का कलर देखे हैं? मुख्यतः कलर आपको सुंदर सुंदर जो आपके फूल हैं, जो आपके फल हैं, अलग प्रकार के, जैसे सेब लाल होता है, आपकी सब्जियां हैं वो हरे रंग की होती हैं, आपका बैगन है वो बैंगनी रंग का होता है। ये सब में क्या है, अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से आते हैं, ठीक है। वहीं आपके जो फूल हैं वो भी अलग अलग रंग के हैं, तो उसमें भी क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, मौजूद होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो जाहिर सी बात है क्लोरो और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल की जो प्रक्रिया है ये कहाँ, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इससे खाना बनता है, ये पत्तियों में या हरे तनों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है, सफ़ेद रंग जहाँ रंग का अभाव होता है पेड़ों में, वहाँ क्रोमोप्लास्ट आपको रंगीन फूल और फलों में मिलेगा, वहीं क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको पत्तियों में मौजूद हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इसमें प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है फेलिस डोमेस्टिका। ये कल हमने इस बारे में बात भी की थी कि ये जो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम जो होते हैं, इसकी शुरुआत जिन वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था कार्ल लिनिस, जिनको टेक्सोनॉमी कार्ल लिनिस ने जो है ये वैज्ञानिक नामों की शुरुआत की थी, इनको टेक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं? फेलिस डोमेस्टिका, बॉस इंडिकस, राना टिग्रीना और कैनस फैमिलियरिस। ये जो नाम है ये कॉमन है, आपको याद रखने पड़ेंगे। कई बार मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार का सवाल आ सकता है और एक बार शायद पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में। तो इनको देख लीजिए, इसमें बता देते हैं कि जो फेलिस डोमेस्टिका है ये वैज्ञानिक नाम किसका है? बिल्ली का या कैट का। ये जो है कैट का नाम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बॉस इंडिकस ये किसका नाम है? ये बॉस इंडिकस बोला जाता है जो हमारी घर में गाय पाई जाती है या काऊ, उसको का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मेढक का, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। हिंदी में भी वही नाम रहेंगे, कुछ उनका मतलब नहीं बदल जाएगा। चौथा आपको ऑप्शन दिया हुआ है कैनस फैमिलियरिस। जो कैनस फैमिलियरिस है ये किसका कॉमन नाम है? ये कॉमन नाम है कुत्ते का या डॉग का।
तो इसको याद रखिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसका सही उत्तर हमने बात कर ली थी, राणा जो है टिग्रीना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हमने आपको बता दिए। चलिए, इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ और जीव विज्ञान के सवालों के साथ। और 68 और 67 जो अभी बीपीएससी हो के चुका है उसके लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। और जो प्रिलिमिनरी टेस्ट 68 बीपीएससी का जनवरी में निर्धारित है उसके बैच 2 अक्टूबर से हम लोगों ने हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो दिए गए नंबर पर आप जो है और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।